गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे एनवायरनमेंट, है ना। और एनवायरनमेंट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? अभी कल हम लोगों ने जो है सबसे पहले ये समझा कि हमारा एनवायरनमेंट का सिलेबस क्या है, जो हमारी सबसे पहली क्लास हुई थी। जो हमारी सेकंड क्लास है वो हमारी रहेगी जैवमंडल या फिर जीवमंडल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलो भाई। तो इस क्लास में हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो रहेगा कि जैवमंडल या जो हमारा जीवमंडल है उसका परिचय, है ना। परिचय का मतलब हम जीवमंडल किसको कहते हैं, ये सारी जो अवधारणाएं हैं उसको हम लोग एक बार देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आगे हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। परिचय में परिचय कर लेंगे और परिचय के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग जानेंगे कि जो हमारा जैवमंडल है वो जो जैवमंडल एक तंत्र के रूप में है ना, एक सिस्टम के रूप में है। ठीक, और उस सिस्टम के बाद फिर हम जब आगे देखेंगे तो फिर हम ये जानेंगे कि जो हमारा जीवमंडल है वह एक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह भी है। तो हम उसको भी देखेंगे एक बार। ठीक है, और उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग जानेंगे जीवमंडल के उपतंत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, चलो भाई। और जीवमंडल के उपतंत्रों की जब हम बात कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तब हम जानेंगे जो है हमारा, उसका नाम है जीवमंडल के संगठक। ठीक है, और इसके बाद तब हमारा जो ये जो हमारा जीवमंडल है वो मोटा मोटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और और जब हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे तब हमारा जो है ये जो मोटा मोटा हम कह पाएंगे कि जो हमारा जीवमंडल है वो पूरा हो गया। लेकिन अब चूंकि जीवमंडल हम पढ़ रहे थे तो जीवमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं, उसको भी हमको जानना जरूरी होता है। जैसे कि जैविक समुदाय क्या होता है। ठीक है, ये कई बार ऐसे मतलब एक एक लाइन में पूछ लिया जाता है। उसके बाद समुदायों के अभिलक्षण क्या होते हैं, हम किन किन चीज़ों को देखने के बाद हम ये कह पाएंगे कि हाँ ये समुदाय है। ठीक है, उसमें देखो कितनी सारे पॉइंट्स हैं उसको हम लोग जानेंगे। ये देखो पॉइंट आपका है जो की स्टोन प्रजाति, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस नाते हमने इसको भी यहीं पे समाहित कर दिया है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तब हम लोग ये जानेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां कौन कौन सी प्रजातियां हैं। ठीक है, अब चूंकि देखो जब एग्जाम में सवाल फ्रेम होता तो ये जो आपकी प्रजातियां हैं इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात जो है की है, और यह भी प्रयास किया है कि यहाँ पर जो है उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए जाएं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो आप उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फिर जब इतना हो जाएगा फिर आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे संक्रमिका के बारे में, और संक्रमिका के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो तब जानेंगे कोर प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जब इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे फिर हम ये कह पाएंगे कि हमारा जो जैव मंडल है या जो हमारा जीव मंडल है अब वह पूरा हुआ। फिर इसके बाद हमारा लास्ट में वही बचेगा PYQ करने का, तो उसको हम लोग लास्ट में अपना PYQ करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम जैवमंडल। तो जैवमंडल में जो सबसे पहली बात है वो है परिचय, कि जीवमंडल आखिर होता क्या है ना। चलो, तो सबसे पहले जो एक परिभाषा से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। एक वैज्ञानिक रहे, उनका नाम था AH एस्लर साहब। ठीक है, और उन्होंने जो जैव मंडल के बारे में जो अपनी परिभाषा दी या जो बात बताई वो बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि उनके अनुसार पृथ्वी के समस्त जीवित जीव, ध्यान से पढ़िएगा इसको, कि पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर के जैवमंडल की रचना करते हैं। अब देखिए जितने भी हमारे जीव हैं ये सारे जीव, ठीक है, और इन सारे जीवों के आसपास का जो हमारा वातावरण है, ये जीव क्या करते हैं, इन अपने वातावरण से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब वो अभिक्रिया फिजिकल तौर पे भी हो सकती है, रासायनिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सब का जो एक एक क्या कहते हैं, बैलेंस जो आपका इफेक्ट होता है, ठीक है, उस पूरे निकाय को हम क्या बोलेंगे, जैवमंडल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो वही बात इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिख दी है कि पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिल करके जैवमंडल की रचना करते हैं। ठीक है, चलिए। सेकंड जो बात है वह है हमारा कि जैवमंडल के अंतर्गत समस्त जीव यानी कि जो हमारे जैविक घटक हैं। अब आपको पता है कि जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, बताओ भाई। पहला है आपका पादप, क्या है पादप मतलब पेड़ पौधे। दूसरा आपका क्या है, जीव जंतु, है ना,
मतलब छोटे जीवों से लेकर के बड़े जीवों तक। और जो तीसरा है वो क्या है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब जो हमारे अमीबा, पैरामीशियम, कवक, ये जो सारे हैं वो सारे, ठीक है। तो वो जो हैं वो सभी के सभी, तथा भौतिक पर्यावरण मतलब अजैविक संगठक, अभी हमने कल ही आपको इसके बारे में बताया था। अब अजैविक में कौन लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। यहाँ का जो वातावरण है वो सारी बातें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो अब देखो जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल होंगे, जो हमारे जैविक घटक हैं वो शामिल होंगे, जो हमारे भौतिक पर्यावरण वाले हैं वो शामिल होंगे, ठीक है। चलिए अब जो तीसरी बात है उसकी बात हम कर लेते हैं कि जैवमंडल कहा जाने वाला भाग स्थल, जल तथा वायुमंडल का मिलन स्थल होता है, ठीक है। मिलन स्थल होता है मतलब एक ऐसा पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपका जैवमंडल और आपका ये और आपका ये मतलब वायुमंडल, जल मंडल मंडल और स्थल मंडल, ये तीनों जहाँ पर मिल करके अपना एक निकाय बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, जैवमंडल बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो लिखा गया है कि जिसके भीतर छोटे छोटे पारितंत्र कार्य करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलिए। और देखो जो दूसरी बात लिखी गई है वो कह रहा है कि जिसके भीतर अनेक छोटे बड़े पारितंत्र, पारितंत्र का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, चाहे आप कहो पारिस्थितिकी तंत्र, चाहे आप कहो पारितंत्र, ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। हम जब आगे अपना जो हमारा जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो आएगा पारिस्थितिकी तंत्र, तो वहाँ पे हम इसको और अच्छे से समझाएंगे आपको, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए हम ये जानने का प्रयास करें कि जो हमारा जैवमंडल है उसके अंतर्गत हमारा स्थल मंडल भी है, जलमंडल भी है और वायुमंडल, और इन तीनों का जो मिलन स्थल है वो है, ठीक है। और इनके अंदर जो छोटे छोटे आपके क्या है, पारतंत्र हैं वो भी कार्य करते हैं। अगर इसको हम थोड़ा और अच्छे से आपको आपको समझा पाएँ तो देखो हमने यहाँ पे लाल करके लिख दिया है कि यह पृथ्वी का वह भाग है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, सीधी सीधी बात है, ये वो पार्ट है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, ठीक। चलो अब जो चौथी बात है वो यही है कि जैवमंडल के 3 प्रमुख उप विभाजन हैं, कौन कौन से, पहला है वायुमंडल, दूसरा है स्थलमंडल और तीसरा है जलमंडल, ठीक। चलो भाई पांचवी बात करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जैवमंडल में जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, आप सबको पता है। सजीव जीवधारियों के लिए आवश्यक पोषक कहीं बाहर से नहीं बल्कि वायु, जल और मृदा से ही क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। और इन्हीं का बार बार पुनर्चक्रण भी होता है जिससे कि हमारा जीवन चल रहा है, ठीक है। और छठी बात यह है कि हम जैवमंडल में में किसको किसको शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा है कि जैवमंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले समुद्री जीव, समुद्री मतलब सॉरी पाए जाने वाले जीव जो कि समुद्र की सतह से 200 मीटर यानी कि 656 फुट नीचे से लेकर के समुद्र तल के लगभग 6000 मीटर के ऊपर तक पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो समुद्र के नीचे से लेकर के समुद्र के ऊपर तक, तो और नीचे कहाँ तक, 656 फुट, है ना। और ऊपर कहाँ पे, लगभग 6000 मीटर तक, ठीक है। ये जो आपका एरिया है इसमें क्या होगा, आपका जैवमंडल है ना, आपका जो जैवमंडल है वो आपका मिलता है, ठीक। चलिए आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा जैवमंडल है वो किन किन तत्वों से मिल करके बना था। तब देखो उसी के लिए हमने यहाँ पर एक फोटो आपके लगा दिया है, ठीक है। चलिए अभी आपका सारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। देखिए जो सबसे पहला आपकी इकाई है, जो सबसे पहली इकाई है वो क्या है, अणु है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं, अभी आपको थोड़ा सा और देखने में समझने में आसानी होगी। देखो हमारी जो 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 क्या क्या कहते हैं, जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है, हाँ भाई बोलो भाई, अणु है, ठीक है। अब देखो अणु से, अब जब कई सारे अणु मिलेंगे तब क्या बनेगा, हमारा कोशिका बनेगी, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा जो हमारा ये जो निकाय है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जो सबसे छोटी इकाई वो क्या है, अणु या परमाणु, ठीक है, मतलब परमाणु से मिलकर के अणु, अब अणुओं से मिलकर के क्या बनेगा, कोशिका। अब कोशिकाओं का समूह, ठीक है, अब कोशिकाओं के समूह से बनता है जीव, बोलो। अब जब हमारे जब जब जीव बन गया, अब देखो एक जीव कहीं पे था, उसके बाद जीवों का क्या आया, जीवों की संख्या बढ़ी, तब वो क्या हो जाएगी, जनसंख्या। अब यहाँ पर हम जिस जनसंख्या की बात करेंगे वहाँ पर जीव जंतुओं की जनसंख्या से होगा, ना कि जनगणना से, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
फिर हमारा क्या होगा, अब देखो यहाँ पे मान लो हमारी एक भैंस थी, ठीक है, एकाकी सजीव था। अब उसके बाद भैंसों का एक समूह आ गया, ठीक है, तो अब ये क्या बन गई, जनसंख्या। अब जब जनसंख्या ये आगे बढ़ेगी, अब चूंकि पहले क्या था, एक एक जीव था, फिर दो जीव हुए, फिर तीन जीव हुए, फिर चार जीव हुए, उसके बाद उनकी अपनी एक अलग संख्या बनती गई, ठीक है। तब जब वो लोग एक साथ आए, तब तब उसको हमने नाम क्या दिया, समुदाय, ठीक है। अब देखो इस समुदाय में भैंस भी है ना, सांप भी है, बाज भी है, भैंस भी है, कुत्ता भी है, चील भी है, बहुत सारे लोग आ गए। उसके बाद जब ये समुदाय थोड़ा सा और विकसित हुआ, तब वो क्या बना, पारिस्थितिकी तंत्र बना, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हुआ, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है कि आपका जल मंडल भी है, थल मंडल, स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है, और साथ में आपके जो जीव हैं वो भी हैं, मतलब जो जैविक घटक है और जो अजैविक घटक है, और साथ में जो हमारा ऊर्जा है वो है। अब इसके बाद जब कई सारे पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ इकट्ठा हुए, तब क्या बना, हमारा जैवमंडल बना। अब ये बात समझ में आई कि जो हमारा जैवमंडल है उसके अंतर्गत ही सारी चीजें हैं। अब वो भी देखो यहाँ पे इनका जो क्रम है वो हमने यहाँ पे बना रखा है कि सबसे पहले अणु, अणुओं से मिलकर के क्या बनी, कोशिका, कोशिकाओं से क्या बना, कोशिकाओं का समूह, और उससे क्या हुआ, जीव की उत्पत्ति हुई। अब उससे फिर जो हमारा जीव है, उससे उस जीव की संख्या बढ़ी। अब उसके बाद फिर कई सारे जीवों की संख्या एक साथ इकट्ठा हुई, तब हमारा समुदाय बना। उसके बाद जो समुदाय बना, अब उस अब ये जो छोटे छोटे समुदाय हैं वो कहा था आपका पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ गए, जहाँ पर वो जीव भी हैं, मतलब जो हमारे जैविक घटक हैं वो भी हैं, जो हमारे अजैविक घटक हैं वो भी हैं, साथ में हमारा ऊर्जा तंत्र भी है। तो हमारा क्या बन गया, पारिस्थितिकी तंत्र बन गया। अब उसके बाद छोटे छोटे पारिस्थितिकी तंत्र मिल करके क्या बना, जैव मंडल बन गया, ठीक है। तो जो जैव मंडल है वो सबसे ऊपर की लेयर है, मतलब इसी जैव मंडल के अंतर्गत ही सारे के सारे निकाय एक साथ काम करते हैं, ठीक। ये हमारी बात रही, ठीक है। अब चले आगे, चलिए। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि जैवमंडल आखिर होता क्या है, तो उसका परिचय हमने आपको यहाँ पे दे दिया। और जो एक फेमस आपका कोट है, जो मतलब जिसको आप परिभाषा भी कह सकते हैं, वो भी हमने आपको दे दिया, और उसके जो संगठक है उसके बारे में भी आपको बता दिया गया, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा जैवमंडल है वो दो तीन प्रकार से उसको हम पढ़ सकते हैं, या कह सकते हैं, या अपनी बात रख सकते हैं। जैसे देखो, जो सबसे पहला है कि जैवमंडल एक तंत्र के रूप में है, कि बायोस्फीयर जो हमारा वो एक सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद हम जब आगे देखेंगे तो हम फिर वहाँ पे कहेंगे कि जो हमारा जो जैवमंडल या जो हमारा जीवमंडल है वो एक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह भी होता है, ठीक। चलिए, तो इसको हम लोग थोड़ा-सा एक बार अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। अब देखो, जब हम कहेंगे कि जैवमंडल एक तंत्र की तरह है, तब हम क्या-क्या बातें उसमें जानेंगे, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। चलो, तो जो सबसे पहली बात है वो यही है कि जीवमंडल एक तंत्र का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यह मौलिक रूप है ये, ठीक है? मौलिक रूप से 3 संघटकों से निर्मित होता है। कौन-कौन सा? जैविक संगठक, अजैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। ये तीनों संगठक आपस में एक दूसरे पर आधारित हैं। यही बात अभी आपको हम कल भी बता रहे थे, ठीक है? आधारित हैं तथा बृहद स्तरीय चक्रीय क्रियाविधियों यानी कि जैव भू रसायन चक्र द्वारा एक दूसरे से अंतर संबंधित भी हैं, ठीक है? क्या अभी हमने बताया कि हमारे जो हमारे 3 क्या हैं? संगठक हैं। और तीनों क्या हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, और तीनों आश्रित होने के साथ साथ वो तीनों एक दूसरे से क्या हैं, अंतर संबंधित भी हैं। तो इस नाते हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो जैव मंडल है वो हमारा एक सिस्टम है, एक तंत्र है। अब अच्छा ये बताओ, सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब ये होता है जहाँ पर कई सारे लोग एक दूसरे से अटैच होकर के काम कर रहे हों। जैसे मान लीजिए हमारी कोचिंग है, या आपकी कोचिंग है, या आपका विद्यालय है, तो विद्यालय में आपका टीचर है, आपके अभिभावक भी रहते हैं, आपके बच्चे भी रहते हैं, आपके अन्य जो कर्मचारी हैं, जैसे क्लर्क हो गए, प्यून हो गए, वो लोग भी रहते हैं। साथ में वहाँ पे जो अजैविक तत्व हैं, जैसे आपकी बिल्डिंग हो गई, आपका जो प्रयोगशाला हो गया, वो चीज़ें हो गई, आपकी बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब इन सबको एक साथ मर्ज करके जो सिस्टम बनता है, उसका नाम क्या है? विद्यालय। बोलो भाई। तो जो विद्यालय हमारा जो एक निकाय है, उस निकाय में अध्यापक, प्रिंसिपल, गार्जियन, हमारा जो छात्र के साथ जो हमारे अजैविक घटक जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो इन सबको मिला करके जो एक निकाय तैयार होता है, उसका नाम क्या कहते हैं हम? विद्यालय कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारा जैवमंडल है वो क्या, एक तंत्र है, और उस तंत्र के अंतर्गत 3 बातें आती हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। और ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है? मतलब एक से क्या है, अंतर संबंधित हैं। बात क्लियर हुई? चलिए,
दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि बृहद स्तरीय भू रसायन चक्रों के माध्यम से जीवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पादपों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का चालन होता रहता है। क्या कह रहा है इसमें? इसमें जो ऊर्जा, ठीक है, तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश और बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का चालन होता है, मतलब वो इंटर भी होते रहते हैं और बाहर भी होते रहते हैं। ठीक, चलो भाई, तीसरी बात कह रहा है कि जीवमंडल एक खुला और विवृत तंत्र का भी उदाहरण है। जो हमारा जीवमंडल है वो क्या, एक ओपन, ठीक है, इकोसिस्टम है। ठीक, क्योंकि इसमें ऊर्जा का जो सतत निवेश या आगमन तथा पदार्थों का सतत बहिर्गमन होता रहता है। ऊर्जा आ भी रही है, ऊर्जा बाहर भी जा रही है, फिर ऊर्जा आ रही है, फिर ऊर्जा बाहर जा रही है। ठीक है, अच्छा, इस बात को अभी जब हम आगे बात, जब हमारा चैप्टर आएगा तो वहाँ पर भी इसको और विस्तृत तौर पे समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको बात को समझिए कि जो हमारा जीवमंडल है वो एक ओपन तंत्र है और यहाँ पर ऊर्जा का निवेश भी होता है और उसका बहिर्गमन भी होता है। ठीक, चलिए, चौथी बात यह है कि जीवमंडलीय तंत्र की साम्यावस्था तथा पारिस्थितिकी दक्षता जीवमंडल के विभिन्न संगठकों के मध्य अति घनिष्ठ संबंधों तथा विभिन्न बृहद स्तरीय चक्रीय क्रियाविधियों। अब देखो, कह रहे हैं कि बृहद स्तरीय चक्रीय क्रियाविधियों। अब इसमें कौन कौन, यथा मतलब जैसे ऊर्जा चक्र हो गया, जल चक्र हो गया, अवसाद चक्र हो गया, है ना, पोषक तत्वों का जो चक्र होता है। अब देखो पोषक वाले में कौन कौन से आते हैं भाई, बताओ किसी को अगर कुछ याद हो तो। सल्फर आपका होता है, फास्फोरस का चक्र होता है, नाइट्रोजन का चक्र होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, O2 का होता है, ठीक है, जल चक्र होता है। तो ये जितने भी आपके जो पोषक तत्व हैं उनका जो चक्र होता है वो सामूहिक रूप से भू जैव रसायन चक्र कहा जाता है, आप सबको पता है। और जब हमारा एक टॉपिक भी इसी से संबंधित है, आगे हम जब इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपको एक टॉपिक भी आपको यही मिलेगा, भू जैव रसायन चक्र पर निर्भर करती है, क्योंकि ये चक्र जीवमंडल के जैविक, अजैविक तथा ऊर्जा संघटकों को प्रभावित करते हैं तथा बदले में ये संगठक भी जीवमंडल के इन चक्रों के द्वारा होने वाले ऊर्जा, जल, अवसादों, अवसाद का मतलब क्या, जो चट्टानें नहीं आती उस टाइप की बातें, तथा पोषक तत्वों के स्थानांतरण, संचरण तथा चक्रण को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है भाई, देखो ये चीज़ें आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं, इफ़ेक्ट करती हैं और इनके इफ़ेक्ट से जो हमारा पूरा तंत्र है, जो पूरा सिस्टम, वह भी प्रभावित होता है और सिस्टम से ये लोग भी प्रभावित होते हैं जो तत्व हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो जो हमारा जीवमंडल है वो एक तंत्र की तरह है। ठीक, ये बातें आपको यहाँ 4 पॉइंट के माध्यम से समझ में आई होंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट है कि जो हमारा जीवमंडल है वो एक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह भी होता है। ठीक है, चलिए, इसमें क्या बातें लिखी हैं भाई, इसमें देखो एक ही बात लिखी है कि चूंकि पारिस्थितिकी तंत्र एक आधारभूत क्रियाशील क्षेत्रीय इकाई होता है। जब अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा, तो वहाँ पर हम पारिस्थितिकी तंत्र की ही बात करेंगे और वो काफ़ी लंबा चैप्टर है। ठीक है, उसके साथ 2-3 या 4 क्लासें भी हो सकती हैं। ठीक है, वैसे 3 क्लासें तो होनी है, लेकिन चौथी या 5वीं भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है और साथ में आपका PYQ, मतलब 4-5-6 क्लास हो सकती हैं। और पूरे आपके एनवायरनमेंट का जो सबसे मेजर टॉपिक है वो आपका पारिस्थितिकी तंत्र ही है और साथ में आपकी जैव विविधता और उसके साथ जो आपका ये है पर्यावरण। ये जो 3 इसके मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका चौथा मेजर टॉपिक्स आता है वो आपका आता है सतत विकास वाला, ठीक। और उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हो तो हमने अभी आपको कल ही बताया था, जहाँ पर हम बात करते थे हरित गैसों के लिए, ठीक है, हरितगृह प्रभाव के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, ठीक है। तो यही आपके 4-5 जो हैं वो मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ पे बड़े स्तर के चैप्टर्स हैं। तो उसको जब आएगा तो उसको हम वहाँ पे और अच्छे से डेरिवेट करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये जानने का प्रयास करिए कि जो हमारा जीवमंडल है वो एक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह भी है। अब चूंकि पारिस्थितिकी तंत्र एक आधारभूत क्रियाशील क्षेत्रीय इकाई होता है जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय, अजैविक संगठक तथा ऊर्जा के सकल रूप को सम्मिलित करते हैं तथा निर्धारित समय के परिवेश में इन संगठकों के आपसी अंतर संबंधों एवं अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक। अच्छा, अतः जीवमंडल जीवमंडल बृहत्तम पारिस्थितिकी तंत्र का भी उदाहरण है। इस बात को मत भूलिएगा कि जो हमारा जीवमंडल है वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक बृहत्तम उदाहरण है, ठीक। अब देखो इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है कि जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र की समस्त विशेषताएं निहित होती हैं। मतलब जो हमारा जीवमंडल है वह एक पारिस्थितिकी तंत्र भी है। ये देखो सेंटेंस ऐसे लिख के आएगा कि हमारा जीवमंडल भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। ये बात सही है कि गलत है, तो आप वहाँ पे सही का टिक करके आओगे,
ठीक है? क्यों? क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र की समस्त विशेषताएँ उसमें निहित हैं। तो भाई ये बताओ, अगर अगर ये पूरा लाल है, ठीक है? और ये पूरा आपका एक घेरा है, तो अब इस घेरे में लाल चूँकि है, तो ये लाल इसका ही पार्ट हुआ ना भाई? तो वही बात वहाँ पे कही जा रही है, ठीक? नेक्स्ट बात जो लिखी गई है, क्योंकि जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र की रचना भी जैविक, अजैविक तथा ऊर्जा संगठक से होती है तथा ये संगठक बृहद स्तरीय भू जैव रसायन चक्रों के माध्यम से अंतर अंतरंग ढंग से आपस में अंतर संबंधित होते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बात आपको जाननी है इन दोनों सब टॉपिक से, कि जो हमारा जीवमंडल है वो एक खुला तंत्र है, पहली बात। दूसरा, कि जो हमारा जीवमंडल है वो हमारा एक पारिस्थितिकी तंत्र भी होता है, बात खत्म, ठीक। और इसके बारे में अभी हमने आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से बताया था कि जो सबसे ऊपर है वो क्या है, जीवमंडल है, और इसी जीवमंडल के अंतर्गत क्या होता है, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र भी आता है, ठीक है। चलिए भाई, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमारा जो जीवमंडल है उस जीवमंडल के उपतंत्र भी कुछ होते हैं, ठीक है। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, जीवमंडल के उपतंत्र, इसमें क्या बातें बताई जा रही हैं कि जीवमंडल की रचना दो प्रमुख तंत्रों से हुई है। कौन कौन सा? पार्थिक बायोम तंत्र और जलीय बायोम तंत्र। अब देखो एक शब्द आ गया बायोम। अभी जो कल वाली क्लास है उसमें हम बायोम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम उसको और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि बायोम एक निकाय होता है, ठीक है। चलिए, अब देखो जो हमारा जीवमंडल है वो दो प्रकार के तंत्रों से मिलकर के बना होता है। पहला कौन सा? पार्थिक, और दूसरा क्या है? जलीय। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है पहले में, जो पार्थिक बायोम तंत्र है। अच्छा देखिए, एक बात और ध्यान से आप समझने का प्रयास करिए कि इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ यही पूछता है कि फला सेंटेंस में कौन कौन से घटक सम्मिलित हैं, कौन कौन से घटक सम्मिलित नहीं है। तो इस नाते हमने उसी प्रकार से अपने इस कोर्स को डिजाइन किया है, अपने इस पीडीएफ को बनाया है, अपने इस क्लास को बनाया है, ठीक है। ताकि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें आपका कोई ऐसा पॉइंट ना छूटे जो आपको ना आता रहे, ठीक है। चलिए, जो हमारा पार्थिक बायोम तंत्र है उसमें क्या बातें हैं, ये भी जो आपका तीन, इसके इसके भी तीन उप तंत्र होते हैं। कौन कौन से? पादप तंत्र और जंतु तंत्र और मृदा तंत्र, ठीक है। दूसरी बात, कि वे उपतंत्र आपस में ऊर्जा तथा पदार्थों के संचरण एवं स्थानांतरण के विभिन्न चक्रीय मार्गों द्वारा अंतरंग द्वारा रूप में अंतर संबंधित होते हैं। अब देखो ये तीनों, पादप, जंतु और मृदा, ये तीनों क्या है? आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब जो हमारा दूसरा है वो क्या है? जलीय बायोम तंत्र। अभी हमने क्या पढ़ा? पार्थिक मतलब जो स्थलीय है, ठीक है। जो दूसरा हमारा वो जलीय बायोम तंत्र है। जलीय बायोम तंत्र का मतलब जो जल के अंतर्गत कुछ जीव रहेंगे, कुछ पौधे रहेंगे और कुछ वहाँ की जो मिट्टी है वगैरह जो होंगी, ठीक है, वो सब चीज़ें, या उसको हम कह सकते हैं पोषक तत्वों के बारे में, है ना। तो देखो इसमें क्या क्या बातें हैं। पहला पॉइंट ये है कि जलीय बायोम तंत्र के अंतर्गत भी तीन उपतंत्र होते हैं। पहला पादप तंत्र, जंतु तंत्र और पोषक तंत्र। जलीय बायोम तंत्र के ये तीन उपतंत्र भी पार्थिक बायोम तंत्र के उपतंत्रों की भांति ही ऊर्जा तथा पदार्थों के संचरण के चक्रीय मार्गों द्वारा आपस में अंतर संबंधित होते हैं। जिस प्रकार से वहाँ तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो है तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक। दूसरी बात ये कह रहा है, चलो भाई, दूसरी बात ये कह रहा है कि जो जीवमंडल है वो पारिस्थितिकी तंत्र कुछ निश्चित कारकों के द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित तथा परिवर्तित होता रहता है। इन कारकों को पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरक, है ना, या उसको कहते हैं मॉडिफायर्स कहते हैं। और ये रूपांतरक कारक तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक रूपांतरक, रासायनिक रूपांतरक और जीवीय रूपांतरक, है ना, बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं, है ना। तो देखो जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा यही है कि भौतिक रूपांतरक, इसमें क्या चीज़ें हैं? ये कारक वायुमंडल के भौतिक गुणों तथा विशेषताओं को प्रभावित करते हैं, जो बदले में जलवायु को प्रभावित करते हैं, तथा जलवायु भी अंततः पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे भौतिक रूपांतरक हैं वो गुणों तथा विशेषताओं को प्रभावित
वायुमंडल के भौतिक गुणों तथा विशेषताओं को प्रभावित करते हैं और जो कि बदले में जलवायु को प्रभावित करते हैं तथा जो हमारी जलवायु है वो लास्ट में लौट करके इसी तंत्र को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक। दूसरी बात ये कह रहा है कि भौतिक रूपांतरक कारक पारिस्थितिकी तंत्र को तापमान परिवर्तन, जल प्रवाह, अग्नि खनन, निर्माण कार्य आदि के माध्यम से भी प्रभावित करते हैं। एक तो आपके वायुमंडल को वो भाई साहब क्या करते हैं, परिवर्तित कर रहे थे या चेंज कर रहे थे, ठीक है, या सॉरी प्रभावित कर रहे थे। और जो दूसरा टर्म है उसमें हम कह सकते हैं कि तापमान, जल प्रवाह, अग्नि खनन और निर्माण कार्य, इन सब के माध्यम से भी क्या हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मॉडिफायर्स बोलते हैं ना। ठीक है, जो हमारे भौतिक रूपांतरक हैं। अच्छा, रासायनिक में क्या क्या होता है वो भी साथ में जान लेते हैं कि रासायनिक कारक वायुमंडल की रासायनिक संरचना को प्रभावित करते हैं और ये परिवर्तन बदलने में जलवायु को परिवर्तित करते हैं तथा इस तरह परिवर्तित जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र को भी परिवर्तित करती है। मतलब जो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये आपकी जो बाहर के आवरण है उसको प्रभावित करते हैं और उनके प्रभावित होने से लास्ट में ये होता है कि जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है वो इन तत्वों को भी प्रभावित करते हैं, यही कहने का मतलब है। ठीक है, सेकंड बात यह है कि रासायनिक कारक जल तथा मृदा के संगठन को बड़े पैमाने पर परिवर्तित करते हैं और इस तरह परिवर्तित जल तथा मृदा पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। अच्छा, एक बात हमको बताइए, जैसे सुनो, जो छोटी छोटी बात आप समझो कि हमने क्या किया, हम लाए प्लास्टिक और प्लास्टिक को कहाँ फेंक दिए, मिट्टी में। अब उस प्लास्टिक के प्रदूषण से हमारी जो मिट्टी है वो क्या हुई, प्रदूषित हुई। अब इस मिट्टी में, या मान लो ये हमारा खेत है और इस खेत में बहुत बहुत सारी पन्नियाँ जो है प्लास्टिक पड़े हुए हैं, उससे क्या हुआ, हमारा जो खेत है वो प्रभावित हुआ। अब इस खेत में जो फसलें हम बोएंगे उस फसल के अंदर इसी मिट्टी से में जो पोषक तत्व हैं उसमें जो प्लास्टिक मिली हुई है ना, उसके भी गुण इस फसल में जाएंगे। अब उसको हम खाएंगे तो हम भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। सीधी सी बात है भाई, हमने मिट्टी को प्रभावित किया तो मिट्टी ने क्या कर दिया, हमको प्रभावित कर दिया। सीधी सी बात है, तो यही सारी बातें आपके ऊपर लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए तीसरी बात जो है वो है जीवीय रूपांतरक। इसमें क्या बातें हैं, देखो जीवीय जो कारक हैं वो फसल प्रारूप, जनसंख्या की विशेषताएं। अब देखो यहाँ पे जनसंख्या का तात्पर्य जीवों की संख्या से है, ना कि जनगणना से, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। जातियों के घनत्व तथा विवरण के हस्तक्षेप तथा हेराफेरी एवं जाति आनुवांशिकी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है 3 प्रकार के रूपांतर रहे, एक आपका फिजिकल, एक आपका केमिकल वाला, ठीक, और जो तीसरा है वो बायो वाला। ठीक है, बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स। ठीक, चलिए अब इन तीनों के बाद हम फिर से एक बार आते हैं और बात करते हैं कि जो हमारे जीवमंडल के संगठक कौन कौन से हैं। अब देखो फिर से वही बात हम यहाँ पे दोहराएंगे। देखो यहाँ पर लिखा कि जीवमंडल को एक पारिस्थितिकी तंत्र मानते हैं तथा तो जीवमंडल एवं जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संगठन एक समान ही होते हैं। इस नाते हमने वो बात यहाँ पे लिख दी है। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि पर्यावरण के संगठक क्या है तो उसमें भी वही बात आएगी। पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक कौन से हैं तो उसमें भी वही बात आएगी। और कोई पूछेगा आपसे कि जैवमंडल या जो जीवमंडल उसके संगठक कौन है तो वहाँ भी वही बात आएगी। कौन कौन से, जैविक, अजैविक और ऊर्जा, ये 3 उसके संगठक होते हैं। ठीक, तो इस नाते हमने पहली लाइन में ही इन बातों को यहाँ पे समाहित कर दिया है। दूसरी बात कि इसी तरह विश्व स्तरीय प्राकृतिक पर्यावरण के संगठक भी वही हैं जो जीवमंडल तथा जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के हैं। कुछ लोग वनस्पति तथा प्राणी जगत को ही जीवमंडल का प्रमुख घटक मानते हैं, जो कि एक संकुचित अवधारणा है। क्योंकि इसमें क्या किया उन्होंने कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वनस्पति और जीव को एक साथ मान करके उन्होंने जीवमंडल कह दिया। लेकिन एक बात बताओ यार कि इन जीवों का क्या जो हमारे अजैविक तत्व क्या उन पर असर नहीं पड़ता है, और उनके डिस्टर्ब होने से फिर से जो हमारे जो जैविक घटक हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो भाई हमारा उनके साथ एक संबंध है, एक अंतर संबंध है कि हमारे नुकसान पहुंचाने से सामने वाला भी नुकसान में आएगा, और सामने वाला जब कुछ नुकसान होगा तो वो हमको भी प्रभावित करेगा। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इन सबको एक साथ लेकर के चलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो वनस्पति और प्राणी जगत को एक साथ मिला करके जीवमंडल कह दे रहे हैं। तो उनकी बात सही है, लेकिन वो एक संकीर्ण अवधारणा है।
ठीक है? लेकिन जब हम उसको एक बृहद अवधारणा के रूप में जानेंगे, तब हम वहाँ पर जीवों के साथ या जो जैविक जो संगठक है, उनके साथ जो हमारा ऊर्जा है, जो हमारा अजैविक संगठन, इन सबको जब हम कंबाइंड रूप से एक साथ पढ़ेंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ, अब हम जो है जीवमंडल को पढ़ रहे हैं। जैसा कि जो हमने आपको सबसे पहले क्लास में फ़ोटो दिखाई थी, कि जो हमारा जीवमंडल है, उस जीवमंडल में छोटे-छोटे पारिस्थितिकी तंत्र भी सम्मिलित हैं और एक पारिस्थितिकी तंत्र में वो तीनों संगठक एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है? तो हम जब कभी पढ़ेंगे तो हम यही पढ़ेंगे कि जैविक, अजैविक और ऊर्जा, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन एक साथ हमको मिलेगा, हम उसको पढ़ेंगे जीवमंडल। ठीक है? चलिए, तीसरी बात ये लिखी गई है कि जीवमंडल या पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है, जीवमंडल या पारिस्थितिकी तंत्र अथवा पर्यावरण के 3 प्रमुख संगठक होते हैं। कौन-कौन से? अजैविक, जैविक और ऊर्जा। अब इसके बारे में जो डिटेल जानकारी है, वो आपको हमने कल वाली क्लास में दे रखी है, कि देखो जो हमारा अजैविक है, उसमें कौन-कौन से आएँगे? पर्वत आएगा, पठार आएगा, मैदान आएगा और क्या आएगा? मरुस्थल आएगा। और जो आपके जैविक है, उसमें आपके आएँगे पादप जीव और सूक्ष्म जीव आएँगे। जो आपका ऊर्जा है, उसमें आपको पता है कि जो हमारा जो है सूर्यताप है, वो आता है और जो भूमंडलीय ताप है, वो आता है। ठीक है? तो इसकी चर्चा हम लोगों ने कल वाली क्लास में कर ली थी। तो इस प्रकार से हम ये आज समझ पाए कि जो हमारा जैवमंडल है या जो हमारा जीवमंडल है, उसको हम लोग किस-किस टाइप से वहाँ पे सवाल आते हैं, उसको हम लोग जान लिए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आज की क्लास में हमने ये जाना कि जो हमारा परिचय क्या है, मतलब जैवमंडल होता क्या है, उसको हम लोगों ने समझ लिया। फिर जो जैवमंडल है, वो एक तंत्र के रूप में होता है, उसको भी जान लिया। उसके बाद फिर हमने कहा कि जो हमारा जीवमंडल है, वो एक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह भी होता है, उसको भी हमने समझ लिया। उसके बाद जो हमारा जीवमंडल, उसके उपतंत्र कौन-कौन से होते हैं, उसको भी हमने यहाँ पे देख लिया। फिर हम लोगों ने जान लिया कि जो जीवमंडल है, उसके हमारे संगठक कौन-कौन से, वो बातें भी देख ली। तो इस प्रकार से जो हमारा ये चैप्टर है, वो मोटा-मोटा कंप्लीट होता है। लेकिन अब चूँकि कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो इसी चैप्टर से संबंधित हैं और वो आपके यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में एक लाइन में पूछ लिए गए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उन सारे तत्वों को भी हम इसी चैप्टर में समाहित करें। इसी नाते हमने यहाँ पे लिख दिया है कि अन्य महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य। अब इसमें 4-5 कुछ पॉइंट्स हैं, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? चलो भाई। तो जो सबसे पहला है, वो है जैविक समुदाय। अब जैविक समुदाय क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। देखो, पहला पॉइंट ये है कि जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या एक साथ रहती है। आपने जब ऊपर एक फ़ोटो देखा होगा, तो उसमें समुदाय लिखा था। तो उस समुदाय में क्या था? वही बात यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। कि जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या एक साथ रहती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है, तो वो क्या कहलाती है? जैविक समुदाय कहलाती है। क्लियर होगी बात? वस्तुतः यह विभिन्न प्रजातियों के विविध प्रकार की संख्या का साहचर्य होता है और एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के कई जीव रहते हैं। अब देखो, कई जीव रहते हैं, ये बात देखो यहाँ पे हमने ऊपर वाले पहले फोटो में ही आपको बता दिया था। ये देखो, आपने क्या देखा? समुदाय देखा ना? ये देखो ये तीसरे नंबर पे समुदाय। अब देखो, समुदाय में क्या भैंस भी है, चील भी है ना? साँप भी है, बाज भी है ना? और कुत्ता भी है, मतलब बहुत सारे जो जीव-जंतु हैं, वो एक साथ एक इकोसिस्टम में रह रहे हैं। तो ये क्या हुआ? एक समुदाय हुआ। ठीक है? चलो, और उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि साहचर्य, एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के कई जीव रहते हैं, जिनकी अलग-अलग प्रजातीय संरचना होती है। अब प्रजातीय संरचना अभी आगे है, हम वहाँ पढ़ेंगे। प्रजातीय संरचना होती है। प्रजातीय संरचना की गतिक सत्ता होने के कारण यह लघु तथा दीर्घ समयावधि में बदल जाती है। ठीक है? तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो हमारा जैविक समुदाय, वो क्या होता है? एक मतलब एक हमारा एक निकाय है, जिसके अंतर्गत कई सारे जीव एक साथ रहते हैं और सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित भी होते हैं, एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया भी करते हैं। ठीक? तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैविक समुदाय बोलेंगे। अच्छा भाई, एक बताओ, जैसे हम हैं, तो हम अगर मान लीजिए हमने एक गाय पाल रखी है, तो हम गाय से संबंधित हैं और गाय हमसे संबंधित है। क्योंकि हमने गाय को क्या दिया? चारा दिया खाने के लिए, उसके रहने के लिए हमने घर बनवाया और उसके बदले में उसने हमको क्या दिया? दूध दिया, गोबर दिया। ठीक है? बोलो भाई। तो हमारा संबंध गाय के साथ है, गाय का संबंध हमारे साथ है, सीधी-सी बात है। तो उसी तरह से जितने भी जीव हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या हैं? इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक? चलिए, अब देखिए,
यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो समुदाय के अभिलक्षण वाली बात, कि समुदाय का अभिलक्षण क्या होता है। इसमें जो सबसे पहली बात वो यही है कि प्रजातीय संरचना, ठीक, कंपोजिशंस, है ना। इसमें आओ देखते हैं स्पीशीज कंपोजिशंस। जो सबसे पहली बात लिखिए कि किसी समुदाय में वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना प्रजातीय संरचना कहलाती है। किसी भी समुदाय की प्रजातीय संरचना दूसरे समुदाय से भिन्न होती है। अब ये बताओ भाई, जो गुलाब का पेड़ है तो वो गुलाब का पेड़ अपने रूप में रहेगा, जो गेंदे का पेड़ है वो अपने रूप में रहेगा, बोलो भाई, जो गुड़हल का है वो अपने रूप में रहेगा। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं हो कि तो नहीं होगा कि सारे के सारे एक दूसरे के फोटोकॉपी हों, बोलो भाई। भाई गुलाब गुलाब है, गुड़हल गुड़हल है ना, और गेंदा गेंदा है। तो ये कह रहा है कि ये सब एक साथ मतलब होंगे होंगे तो एक साथ ही एक ही प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इनकी जो संरचना है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। अलग अलग होने के बाद भी ये क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा गया है कि यहाँ तक कि एक ही समुदाय की पादप प्रजातियों में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। अब आप बताइए, कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जो बारहों मास, है ना, साल भर आपको फूल देते हैं, जैसे सदाबहार, ठीक। अच्छा, कुछ ऐसे भी फूल होते हैं जो एक निश्चित ऋतु में ही आते हैं, जैसे गेंदा, बोलो भाई, है ना। तो उनकी एक विशेष खासियत होती है, ठीक है, और उसी खासियत से हम जान पाते हैं कि यह फला समुदाय का है ना, कि मतलब ये गेंदे का पेड़ है, ये आपका गुड़हल का पेड़ है, ये आपका गुलाब का पेड़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम उसकी जो प्रजातीय संरचना है उसके आधार पर हम जान पाते हैं। क्लियर इतनी बात। चलो, सेकंड क्या है भाई, सेकंड है प्रभाविता, ठीक है। चलो, चलिए, जो नेक्स्ट हमारा है वो है प्रभाविता। अच्छा, प्रभाविता क्या होता है, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें देखो, जो पहली बात लिखी है कि जैविक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की संख्या सम्मिलित होती है। प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजातियों की संख्या तथा जैव भार उत्पादन को उत्पादन को प्रभावित करती है तथा प्राणी वितरण का निर्धारण भी करती है। उदाहरण के तौर पर स्थलीय समुदायों में सामान्यतः लंबे वृक्ष प्रभावी होते हैं, क्योंकि पशुचारण छोटे शाकीय समुदायों को प्रभावित करता है। अब देखिए, यहाँ पे जो अभी तक हम ऊपर क्या पढ़े थे, अंतर संबंध अंतर संबंध, अब देखो यहाँ पे आ गया कि जब मान लो ये हमारी जो है एक ज़मीन है, यहाँ पर जो हमारे बड़े-बड़े पेड़ हैं, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो यहाँ पे घासें हैं, घास देख रही हो? जो घास उग गई हैं, ठीक है? अब ये घासें छोटी-छोटी घासें हैं, बड़े-बड़े पेड़ हैं, लेकिन जब यहाँ पे जब अपना चरवाहा अपनी भैंस लेके जाएगा, तो घासें क्या हो जाती है, उसके खुर से कट जाती हैं। साथ में जो मिट्टी है, वो भी कट जाती है। मतलब इस भैंस की वजह से या इन जानवरों की वजह से या जो भी अन्य जानवर हैं, उन जानवरों की वजह से हमारी जो ये जो शाकीय पौधे हैं, ये क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। साथ में हमारी मिट्टी भी डिस्टर्ब हो रही है। अब मान लो कि इन्हीं शाकीय पौधों में कोई हमारा औषधि पौधा भी रहा हो सकता है। तो अब चूँकि उन औषधियों की आवश्यकता हमको है, हमारे द्वारा पशुओं के इस तरह से प्रयोग में लाए जाने से हमारे जो औषधि पौधे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो जब औषधि पौधे खुद को नष्ट कर लिए, तो अगर हमको कल को किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, किसी मेडिसिन की, तो हम भी होंगे प्रभावित। तो वही बात यहाँ पे लिखी जा रही है, ठीक है? कि अगर हम सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, तो सिस्टम भी हमको डिस्टर्ब करेगा। और एनवायरनमेंट में जो जो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो यही पढ़ना है कि तीनों संगठनों का एक दूसरे के साथ अंतर संबंध होता है, और उन्हीं अंतर संबंधों की वजह से उनका प्रभाव हम पे और हमारा प्रभाव उन पे होता है। ठीक है? चलो भाई। दूसरी बात ये है कि समुदाय का नामकरण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारकों के आधार पर ही किया जाता है, जैसे मरुस्थलीय समुदाय शुष्क जलवायु परिवेश में पाया जाता है। समुद्री समुदाय ये कहाँ मिलेगा, लवणीय जो हमारे जो परिवेश है वहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से जो अच्छा जो होगा मैदान, तो मैदान में क्या होगा, मैदानी भाग होंगे, तो उस प्रकार से उनका नामकरण भी होता है। ठीक है? तो दो बातें हो गई, एक तो हो गया जो है प्रजातीय संरचना, और दूसरी हो गई क्या, प्रभाविता। तीसरी बात क्या है, प्रजातीय विविधता। क्या होती है भाई ये, इसमें देखो जो पहला पॉइंट है कि किसी भी समुदाय की विविधता का निर्धारण उसकी प्रजातीय विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। कुछ समुदाय जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा प्रवाल भित्ति समुदाय अत्यधिक विविधता वाले होते हैं, जिनके प्रत्येक पोषण स्तर पर कई प्रकार की प्रजातियां जीवन यापन करती हैं। अब देखो, एक हमारा सिस्टम है, ठीक है, इसमें कई सारे जो हैं जीव हैं।
एक जीव दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, तीसरा चौथे को खाएगा, चौथा पाँचवें को खाएगा। तो इस प्रकार से जो उनका सिस्टम है वो बना हुआ है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रजातीय विविधता कह रहे हैं, ठीक है? और ये पाँचों एक-दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है ना? चलिए, अच्छा इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आप लोग देख लो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इसी के अंतर्गत वो भी आएगा। मान लो एक भैंस है, भैंस के ऊपर एक कौवा बैठा है, तो कौवा काहे बैठा है? उसको उससे दोस्ती है क्या? जी नहीं, दोस्ती नहीं है। वो क्या करता है, जो कौवा बैठता है, तो इसके अंदर बहुत सारे कीड़े-मकोड़े होते हैं भैंस के जो पीठ पे, है ना? तो उसको वो खा कर के अपना पेट भर लेता है और साथ में इस जो भैंस है, इसके जो कीड़े-मकोड़े हैं, वो उसके शरीर से दूर हो जाते हैं। तो दोनों को आराम मिल जाता है। बोलो भाई? तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो एक दूसरे के साथ क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं, है ना? तो वो बात यहाँ लिखी गई है। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहा है कि अन्य समुदायों जैसे कि मरुस्थल या ज्वारनदमुख में अपेक्षाकृत कुछ ही प्रजातियां रह सकती हैं। किसी समुदाय में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या प्रजातियों की आनुपातिक प्रचुरता पारिस्थितिकी विविधता को दर्शाती हैं। किसी भी समुदाय में प्रजातियों की संख्या प्रजातीय समृद्धता को दर्शाती। अब देखो, किसी भी अब देखो ये सेंटेंस आपका पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा सेंटेंस है कि किसी भी समुदाय में प्रजातियों की संख्या प्रजातीय समृद्धता को दर्शाती है। यह बात बिल्कुल सही है। प्रजातियों के बीच एकक वितरण प्रजाति समता या प्रजाति साम्यता कहलाता है, ठीक है? उसके बाद लिखा गया कि सभी प्रजातियों की एकक प्रजाति समृद्धि तथा प्रजातीय साम्यता के गुणन को प्रजातीय विविधता कहते हैं। मतलब एक जीव उसके साथ उसी उसी बनावट के या उसी संरचना के कई सारे जीव, उसके बाद अन्य जीव, फिर अन्य जीव, उनका एक समुदाय और इन सबका एक साथ समुदाय, ठीक है ना? ये बात लिखी गई है। क्लियर होती बात? अब जो एक पॉइंट आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है की स्टोन प्रजाति। ये क्या होता है भाई? तो इसको भी जान लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा गया है कि वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? की स्टोन प्रजातियां कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की आनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केवल कुछ ही प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों की तरह कार्य करती हैं तथा अन्य प्रजातियां क्रांतिक कड़ी प्रजातियों के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है? अच्छा जी। तीसरी बात यह है कि हालांकि कुछ क्रांतिक कड़ी प्रजातियां, कड़ी का मतलब ये क्या है? ये जो नहीं होता चेन, है ना? उसकी बात हो रही है। कड़ी प्रजातियां अन्य प्रजातियों के लिए भोजन व्यवस्था, परागण, बीजों तथा फलों के परिक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक? चौथी बात यह है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में क्रांतिक कड़ी प्रजातियां बहुतायत में पाई जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर वनस्पतियों का परागण बीज व फल निक्षेपण पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अंजीर की विभिन्न प्रजातीय क्रांतियां कड़ी प्रजातियां हैं। ये देखो यहाँ पे क्या लगेगा? की स्टोन स्पीसीज हैं, वही बात देखो यहाँ पे बार बार बात आ रही है, ठीक है? कड़ी प्रजातियां ये जो प्रचुर मात्रा में फलों का उत्पादन करती हैं। भोजन के अभाव के समय ये फल बंदरों, पक्षियों, चमगादड़ों द्वारा खाए जाते हैं। इस प्रकार अंजीर के वृक्षों को सुरक्षित रखने से उनके ऊपर निर्भर रहने वाले प्राणियों का भी संरक्षण होता है, ठीक है ना? तो ये बातें कुछ आपकी रही हैं की स्टोन प्रजाति के बारे में। और इसके अलावा कुछ और भी प्रजातियां हैं, थोड़ी सी 2-3-4 हैं, उसको भी हम फटाफट आज देख लेते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आगे चलेगा, ठीक है? चलो, तो पारिस्थितिक तंत्र के लिए अन्य कुछ प्रजातियां भी हैं, उसको भी हम जानते हैं। जो सबसे पहला है वो है फाउंडेशन प्रजाति। ये क्या होता है? देखो इसमें क्या कह रहा है कि फाउंडेशन प्रजाति अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। कोरल मतलब मूंगा, जानते हैं ना, लाल लाल रंग का होता है, ठीक है? मूंगा एक फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण है। कोरल कोरल रीफ का निर्माण, रीफ का मतलब क्या? एक चट्टान बन जाती है ना? आपने देखा होगा कि समुद्रों के किनारे जो है मूंगे की चट्टान सी आपको देखने को मिल जाती है कहीं कहीं, निर्माण करते हैं जिन पर अन्य प्रजातियां निवास करती हैं, ठीक है? तो ये क्या है? फाउंडेशन का मतलब नींव, है ना? मतलब एक ऐसी प्रजातियां जो नींव का काम करती हैं और इस पर कई सारे जीव क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। तो वही क्या हो जाएंगी? फाउंडेशन प्रजातियां हो जाएंगी। सेकंड हमारा है अम्ब्रेला प्रजाति। ये क्या होता है भाई?
अम्ब्रेला प्रजाति के निर्धारण का कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है, लेकिन सामान्य परिभाषा में ये प्रजाति विस्तृत परास वाली होती, मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं, जिन पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती हैं। यह बहुत हद तक कीस्टोन प्रजातियों की ही तरह होती हैं। ध्यान से देखिए क्या कि बहुत हद तक कीस्टोन प्रजातियों की तरह ही होती हैं। इनका संरक्षण उसी निवास में रहने वाली अन्य प्रजातियों के लिए भी संरक्षण का कार्य करता है। सामान्यतः अम्ब्रेला प्रजाति सापेक्षिक रूप से उच्च कशेरुकीय एवं विशाल काया वाली होती हैं, जैसे नॉर्दर्न स्पॉटेड आउल और टाइगर, ग्रिजली बियर आदि। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपकी अम्ब्रेला प्रजातियां हैं। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि संकेतक प्रजातियां। अच्छा देखो, ये सब जो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक नंबर का सेंटेंस बन जाता है, लेकिन यूपीएससी में जो आपका ये जो ना कोरल लीव्स वाला, यहाँ से भाई तो आपके पूरा एक सवाल बन जाता है। ठीक है, चूंकि ये वो जो है, जो फाउंडेशन प्रजाति है, ये यूपीएससी का एक अच्छा सा टॉपिक है ना। और लगभग हर 2 साल या 3 साल में यहाँ से एक सवाल पूछ ही लिया जाता है। लेकिन अगर आपके स्टेट फीचर्स में अगर यहाँ से कोई सवाल बनता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है, आपसे ये वो जानना चाहेंगे कि क्या आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है। अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तब तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इसको जान लीजिए, और साथ में आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए। ठीक है ना। चलो, ये हो गया आपका अम्ब्रेला प्रजाति। तीसरी आपकी आती है संकेतक प्रजातियां। संकेतक प्रजाति से अभिप्राय किसी एक पौधे या जंतु की प्रजाति से है जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होता है। इसका अर्थ यह है कि यह प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है, जिससे एक चेतावनी के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाहरी प्रभावों की हानि संकेतक प्रजाति पर पहले दिखाई देती है, जैसे जल में प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए मछली को एक संकेतक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। अच्छा, जो बाहरी प्रभाव होगा वो क्या होगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जलवायु प्रदूषण। उससे क्या होगा, हमने ये देखा, मान लेते हैं कि हमारे उस क्षेत्र में जो जल निकाय है वहाँ पे कोई मछली मर गई, मान लेते हैं, ठीक है। तो उससे हमको ये मालूम चला कि उस जल में कुछ डिस्टर्बेंस है। हो सकता है कि उसमें जो उसका ऑक्सीजन का लेवल है वो कमज़ोर हो गया हो, कम हो गया हो, या हो सकता है कि उसमें मछलियों को कोई बीमारी पैदा हो गई हो, है ना। तो इस प्रकार से हम किसी एक पॉइंट को ऐसा फाइंड आउट करते हैं जिससे हम जान पाएँ कि उसमें जो है उसके उसके निकाय को डिस्टर्बेंस हुआ है। अच्छा ये बताओ, जैसे आप जब आप चावल पकाते हो तो उसमें से एक दाना जो चेक कर लेते हो कि पका नहीं, अगर वो पका है तो मतलब सारे के सारे पके हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बात हो रही है कि संकेतक प्रजातियाँ, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जिनके हम किसी एक पॉइंट को अगर हम चेक कर लें तो उससे हम उनकी पूरी प्रजाति को समझ जाएंगे कि यहाँ पर अच्छा है या बुरा है। ठीक है, वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये कुछ प्रजातियाँ थी जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। अब इसके बाद 2 पॉइंट और हैं, एक का नाम है संक्रमिका और दूसरे का नाम है कोर प्रभाव। अब चूंकि संक्रमिका जो है, ये देखो यहाँ पे हमने फोटो के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। ये देखो आपका यहाँ पे क्या है, स्थलीय पायतंत्र है, मतलब जमीन वाला, और ये क्या है, पायतंत्र है जली वाला। लेकिन ये जो पार्ट हमारा है ये वाला, इसमें दोनों हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट है, यहाँ पर आपको जमीन का भी मजा मिल रहा है और पानी का भी मजा मिल रहा है। और इसमें कुछ ऐसे भी जीव हैं जैसे मेढक और कछुआ, वो कुछ टाइम अपने स्थल पे रहते हैं और कुछ टाइम जो है कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं, है ना। तो ये जो हमारा पार्ट हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, संक्रमण पायतंत्र बोलेंगे। क्लियर हुआ। और इसी को जो हम क्या बोलेंगे, संक्रामिका बोलेंगे। मतलब ये हुआ कि एक पायतंत्र और दूसरा पायतंत्र जहाँ पे मिक्स होता है उसको हम क्या उस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, संक्रमिका बोलते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, वो जो संक्रमिका होगा उसमें इसका भी कुछ अंश होगा और इसका भी होगा, मतलब ना। अब देखो मान लेते हैं हम ये जो पहला वाला है वो हमारा है मिट्टी, और मिट्टी कैसी, सख्त वाली, और ये क्या है, पानी, मतलब बिल्कुल गीला। लेकिन जो हमारा जो ये पार्ट होगा संक्रमण वाला, यहाँ पर ना तो ज़्यादा शक्ति होगी ना तो ज़्यादा गीला होगा, यहाँ पे क्या होगा, दलदल टाइप का माहौल होगा, है ना। तो वो जो पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे, संक्रमिका बोलेंगे। मतलब दोनों के बीच की अवस्था, ना तो ज़्यादा हार्ड ना तो ज़्यादा नरम। ठीक है, बीच का मामला क्या होता है, दलदल, है ना, मुलायम। ठीक है, चलिए भाई, चलिए। तो ये जो है संक्रमिका के बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है,
संक्रमिका दो या उससे अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र, मतलब संक्रमण जहाँ पे दोनों मिक्स हो रहे हैं, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, है ना, को संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं। जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र, है ना। अब देखो घास स्थल तथा वन क्षेत्र, संक्रमिका क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब जहाँ पे वन और घास, इन दोनों के जहाँ पे बीच का मामला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, संक्रमिका बोलेंगे। एक तरफ हमारा जो है वो क्या कहते हैं, घास वाला है, और एक तरफ हमारा वृक्षों वाला है, जंगल, और इन दोनों के बीच में क्या है, संक्रमिका है ना। चलिए, अच्छा इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, वो भी जान लो क्या होती हैं। पहला पॉइंट यही कह रहा है कि यह दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए यह तनाव का क्षेत्र होता है। नंबर दो, एक पूर्ण विकसित इकोटोन मतलब संक्रमिका में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो आसन्न समुदायों से पूरी तरह से अलग होते हैं। आसन्न का मतलब लगा हुआ, उससे क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे देखो मेढक और कछुए, वो क्या है, ना तो वो जल का प्राणी है और ना तो स्थल का प्राणी, उन दोनों के बीच का मामला वहाँ पे है, ठीक है। मतलब मछली की जो है वो क्या है, जलीय जीव है, लेकिन मछली की तरह उसकी बनावट मेढक की नहीं है, कछुए की नहीं है। हाँ, कुछ मामलों में है, वो तैर सकता है बस, बाकी चीज़ों में क्या है, अलग है। और जो हमारे जो स्थल के जीव हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, है ना, गाय, भैंस, उनके साथ अगर मैच करवाएं तब भी नहीं मैच होता, है ना। तो उसकी जो बनावट क्या होगी, वो अलग होगा, ठीक। तीसरी बात यह है कि संक्रमिका क्षेत्र बहुत छोटे क्षेत्र, चरागाह और जंगल के बीच से लेकर के बहुत विशाल क्षेत्र, जंगल और रेगिस्तान के बीच तक भी फैला हो सकता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं रही हैं, ठीक है। और जो फोटो वाली बात है, तो फोटो वाली बात आपको हमने समझा ही चुके। क्या नाम इसका है, संक्रमिका मतलब दोनों के बीच का मामला, है ना। चलो भाई, अब नेक्स्ट बात है, को है कोर प्रभाव। कोर प्रभाव क्या था, बस दो चार बातें इसको जान लेते हैं, फिर आपका क्लास खत्म हो जाएगा, है ना। चलो, कोर प्रभाव एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जहां दो पारितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिलते हैं, वहां विशाल विविधता पाई जाती है। अब देखो, जहां पर दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं वहां पर क्या, विशाल विविधता पाई जाती है। इस कोर प्रभाव में जहां दो क्षेत्र परस्पर व्याप्त ओवरलैप होते हैं, वहां दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और कोर प्रभाव के कुछ उदाहरण, जैसे नदी तट के किनारे घास का मैदान, आप सबने देखा होगा। दूसरा, जहाँ पर्वत व घाटी मिलती है, आप कभी जाइए विंध्याचल, है ना, वहाँ पे आप देखिए वी आकार की घाटी आपको वहाँ देखने को मिलेगी, है ना। उसके जब आप आगे बढ़ेंगे, सॉरी, आप जब मैहर देवी जाएंगे मध्य प्रदेश में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है जंगलों का के अंतिम बिंदु, और चौथा है जहाँ एस्चुरी, है ना, समुद्र से मिलती है। तो ये कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पर क्या होगी, विशाल विविधता पाई जाएगी जंतुओं की और पादपों की, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कोर प्रभाव क्षेत्र बहुत अधिक विविधता वाले होते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण क्या है, दोनों क्षेत्रों के संसाधन का एक ही स्थान पर पाया जाना। दूसरा, वायु, तापमान, आर्द्रता, मृदा की नमी, प्रकाश की तीव्रता आदि कोर क्षेत्र पर परिवर्तित स्थिति में होते हैं। तीसरी बात यह कि कोर क्षेत्र की विविधता सूक्ष्म जलवायु का निर्माण कर सकती है, जो कि विशिष्ट प्रजातियों का समर्थन दे सकते हैं। और चौथी बात यह है कि कोर क्षेत्र पर प्रकाश की अधिक उपलब्धता पादपों की तीव्र वृद्धि, मतलब अत्यधिक विविधता में सहायक होती है, जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। और पांचवी बात यह है कि पादपों की विविधता में वृद्धि कीड़ों मतलब शाकाहारी कीटों की वृद्धि होती है, जिससे पक्षी व अन्य जंतुओं में भी वृद्धि होती है। अब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं हमारा एक ये पायतंत्र और एक पायतंत्र ये है, लेकिन जब ये दो पायतंत्र एक साथ मर्ज होते हैं तो ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ पर विविधता क्या हो जाती है, इनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है और ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, ठीक है। तो जब बढ़ जाती है तो वहाँ पर जो आपके जीव जंतु हैं या जो पौधे, उनकी जो संख्या वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और उनका जो एक दूसरे पर निर्भरता है वो भी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए, और तीसरी बात यह है कि प्रकृति में कोर प्रभाव क्षेत्र का परिणाम विविधता तथा उत्पादकता में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। देखो, बहुत अच्छी बात, ये सेंटेंस पूछा जा सकता है कि प्रकृति में कोर प्रभाव क्षेत्र का परिणाम जो होता है वो विविधता तथा उत्पादकता में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। और मैग्रो पारिस्थितिकी
देखो मैग्रो का मतलब क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आपका मान लो ये आपकी नदी है, ठीक है? लेकिन नदी के साथ आपका क्या जो स्थल है, तो नदी और स्थल के जो बीच का मामला है, वो है क्या है? मतलब नदी का जो जो किनारा है और जो आपकी ज़मीन, इन दोनों के सटा हुआ हुआ जो मामला है, वो मैंग्रोव होता है ना? देखो मैंने यहाँ लिखा, हाँ, देखो यहाँ पे लिखा भी है, भूमि व समुद्र का मिलन स्थान। मैंग्रोव पारिस्थितिकी, कोरल पारिस्थितिकी तथा अन्य उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र जैसे नदियों के किनारे या सागर में नदियों के मिलन स्थल पर जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होते हैं। प्राचीन या पारंपरिक मानव बस्तियां आमतौर पर पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच तथा उच्च उत्पादकता संक्रमण क्षेत्रों में स्थिर रही हैं। मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि आपने यह भी देखा होगा कि जो मानव बस्तियां आज से बहुत सालों पहले बसाई गई थी, वो नदियों के किनारे ही बसाई गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो विविधता है वो बेहद बृहद रूप से है। वहाँ पर हमको पानी भी मिल जाएगा, वहाँ पे हमको ज़मीन भी मिल जाएगा, वहाँ पे हमको लकड़ियाँ भी मिल जाएँगी, है ना? वहाँ पे हमको औषधियाँ भी मिल जाएँगी, वहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अनुकूल होंगी, है ना? और हमारा जो जो जीवन यापन है वो आसानी से कुशलतापूर्वक हो पाएगा। ठीक है? तो ये कुछ बातें जो है आज की हमारी क्लास में रही हैं, जो कि हमारा जैवमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक? तो इस प्रकार से हम ये कह पा रहे हैं कि हमारा जो जो जैवमंडल का पार्ट था वो पूरा हुआ। अब जो कल की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोम के बारे में, ठीक है? और बायोम को पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब हम जाएँगे पारिस्थितिकी तंत्र पर, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।